भी हम कहानी को उस नज़रिए से, उस तरीके से नहीं कहेंगे जहाँ की वो कहानी है। जब भी एक फ़िल्मी होगी, तो वो वर्क नहीं करेगी मुझे ऐसा लगता है। जैसे हमने दुपहिया 1 में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको आप आगे ले जाके सीज़न 2 कर सकते हैं। तो उसमें से कौन-सा थ्रेड पकड़ने पे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ऑडियंस का, सबसे अच्छी कहानी निकल के आएगी, उस पे हम लोग फिर डिस्कस करते हैं और उसके बाद मैं और मेरा पार्टनर जो चिराग है, इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। हमें हमेशा से लगता था कि रोशनी और अमावस का प्यार कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए उनका नाम रोशनी और अमावस है, क्योंकि जब रोशनी होती है तब अमावस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि अमावस्या के दिन अंधेरा होता है। हाय गाइस, आई एम अविनाश द्विवेदी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं हूँ दिव्या शाह, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। आज हमारे साथ बैठे हैं दुपहिया के राइटर। आई नो आप सब यही सोच रहे होंगे कि इन्हें तो हमने एक्टिंग करते हुए देखा है, बट मैं बता दूं कि इन्होंने शो को लिखा भी है। सो अविनाश, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो सबसे पहले मुझे यही जानना है कि एज अ राइटर, जो कि अभी सेकेंड सीजन अनाउंस हो चुका है, तो क्या ऐसा होता है कि आपने पहले से स्टोरी को सोच के रखा है कि इसका एक पार्ट 2 बनेगा, या फिर आप लोग वेट करते हैं ऑडियंस के रिस्पांस का कि अगर इसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तब जाके मैं सेकेंड सीजन बनाना चाहूँगा? आई थिंक एक थोड़ा सा तो आइडिया होता है जब हम पहला सीजन लिखते हैं कि ये कहानी जब आगे बढ़ेगी तो किस तरफ जा सकती है, कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, और वो डेफिनेटली रहता है। लेकिन आपके दिमाग में एक पूरा एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, और उस पर हम बाद में काम करना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर हम जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास उसको एक्सप्लोर करें और उस पर थोड़ा थोड़ा काम करके देखें कि कौन सी कहानी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। और जैसे हमने दुपहिया 1 में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप आगे ले जाके सीजन 2 कर सकते हैं। तो उसमें से कौन सा थ्रेड पकड़ने पे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ऑडियंस का, सबसे अच्छी कहानी निकल के आएगी, उस पे हम लोग फिर डिस्कस करते हैं और उसके बाद मैं और मेरा पार्टनर जो चिराग है, इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने कास्ट मेंबर्स और शो के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से भी बात की थी इंटरव्यू में। तो उन सब का एक कॉमन चीज़ था जो उन्होंने सबने बोला कि ये स्टोरी के जो कैरेक्टर्स है वो इतने रूटेड हैं, जो स्टोरी जिस तरह से लिखी गई है और हर एक कैरेक्टर को जो लेयर्स दिए गए वो इसकी स्पेशलिटी है। तो ये लिखते वक्त क्या आपने ध्यान में रखा था कि मुझे इस स्टोरी को एकदम ही रूटेड बनाना है और हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की भी अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए? कुछ तो कहानी के रूल्स और नियम होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से ऑडियंस को कहानी टच करती है और उनके दिल को छूती है। तो वो तो डेफिनेटली था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस कहानी को रूटेड ही बनाना है। मुझे लगता है कि क्योंकि चिराग और मैं दोनों स्मॉल टाउन से आते हैं, हम दोनों ने गांव देखे हुए हैं, मैं गोरखपुर से हूँ, अलवर से है, तो इसलिए हमारी कहानी में ये आना ही है क्योंकि हमारे अनुभव में है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को फोर्स करने की कोशिश करेंगे कि मुझे इसी तरह की कहानी लिखनी है या उस तरह की लिखनी क्योंकि उस तरह की किसी ने बनाई थी और वो चली थी, मुझे लगता है वो हमेशा एक घाटे का सौदा होता है। मुझे लगता है जो आपके अंदर से कहानी आ रही है, जो आपके अंदर से मैसेजेस आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि दुनिया तक, सोसाइटी तक पहुंचने चाहिए, उनको लेके फिर आप उसको, जो आपके कहानी के नियम कानून है, उस ढांचे में अगर उसको डालें और फिर उसको एक कहानी का रूप दें, तो वो उसके जिसे कहते हैं हिट होने के और चलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपके दिल से निकली हुई एक बात है कहानी से पहले। राइट। जैसे कि आप मेंशन कर रहे हैं चिराग के बारे में, जो आपके को राइटर है जी। तो जब दो लोग साथ में एक कहानी लिख रहे होते हैं तो कितना डिफिकल्ट या आसान हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस भी आते होंगे किसी बात पर। आप ऐसा होता होगा कि उनका आइडिया बेटर है या आपको नहीं पसंद आया, ऐसी चीजें होती रहती होगी। तो कितना आसान भी हो जाता है या डिफिकल्ट होता है? मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे लिए ये जर्नी बहुत आसान रही है, क्योंकि शायद हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं और हम राइटिंग पार्टनर्स होने से पहले हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम दोनों ही प्राइमरी एक्टर्स हैं। तो जब हमने इसको लिखना शुरू किया तो क्योंकि हम इतने गहरे दोस्त हैं कि हमें किसी भी बात पे एक दूसरे की बात का कभी बुरा लगा ही नहीं। जैसे दोस्त एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो हम हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते हैं पिछले कितने सालों से, तो हमें पता है एक दूसरे की बात का हमें बुरा नहीं लगता। इसलिए जब हम कोई आइडिया देते हैं और मेरा आइडिया चिराग रिजेक्ट कर देता है या चिराग का आइडिया मैं रिजेक्ट कर देता हूँ और उसका थोड़ा हंसी मजाक उड़ा के, तो उसे बुरा नहीं लगता।
या मैं कर देता हूँ, वो कर देता है तो मुझे बुरा नहीं लगता, और समझने की कोशिश करते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। शायद इस वजह से हमारी जो दोस्ती है उसका इतना घनिष्ठ मित्रता होने की वजह से वो जो कहानी में ये जो बातें आ पाई हैं और जो लोगों को पसंद आ रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये कि हम बहुत एक, अगर वो यहाँ है मैं वहाँ हूँ, तो हम दोनों एक बीच के पॉइंट पे आके बहुत जल्दी उसको निपटा के मुद्दे को आगे बढ़ जाते हैं। जब आप लिख रहे थे, कोई ऐसा रीजन था ये क्वर्की नाम डालने का, जैसे अमावस हो गया, भूगोल हो गया, क्योंकि लोगों ने बहुत उसको नोटिस भी किया और सबने सोचा भी कि ये नाम क्यों? जी, हम दोनों को ना नामों के प्रति एक अजब लगाव है, और हमें नहीं लगा था कि कोई नामों को इतना नोटिस करेगा। लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा मजा आता है इसमें, जो शायद कोई समझ ना पाए, लेकिन वो राइटर खुद ही मजे ले जाता है कि वाह मैंने क्या कर दिया, वो वाली बात है। हमें हमेशा से लगता था कि रोशनी और अमावस का प्यार कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, इसीलिए उनका नाम रोशनी और अमावस है, क्योंकि जब रोशनी होती है तब अमावस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि अमावस्या के दिन अंधेरा होता है, और जब अमावस होती है उस दिन रोशनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अमावस के दिन अंधेरा होता है। तो अंधेरा और रोशनी कभी साथ में रह ही नहीं सकते। तो उसके पीछे थॉट ये था, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया। पता नहीं कितने लोगों ने थॉट पकड़ा, क्योंकि जब कोई ऐसी चीज को नोटिस करता है ना, तो दिल को बहुत खुशी मिलती है कि यार बहुत डिटेलिंग में जाके कुछ किया था और लोगों ने यार उसको पकड़ा, उसको नोटिस किया। भूगोल का भी नाम ऐसे ही था, उसके पीछे एक बैक स्टोरी भी थी जो इसमें नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में थी कि हो सकता है भूगोल के जो पापा हैं बनवारी झा, वो मास्टर हैं, उनका फेवरेट सब्जेक्ट भूगोल होगा, तो उन्होंने कहा हमारा बेटा हुआ है, हम बेटे का नाम भूगोल रखेंगे। राइट। अभी जो हमारी इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसमें ना एक टॉपिक पे काफ़ी वाइड स्प्रेड डिस्कशन चल रहा है कि बॉलीवुड में कुछ गलत हो रहा है, कि बॉलीवुड की फिल्म्स चल नहीं रही है, हमारे राइटिंग, प्रोडक्शन, हमारी कास्टिंग, हर चीज़ पर सवाल उठ रहे हैं। एट द सेम टाइम एक्टर्स खुद बोल रहे हैं कि साउथ की जो मूवीज़ है या साउथ में जो सिनेरियो है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसी फिल्म्स बना रहे हैं जो उनके लोगों को केटर करती है, जो उनके लोग समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। Correct. और दुपहिया वैसा ही एक स्टोरी था, जो अपने लोगों के लिए, जो गाँव के लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो उससे कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि आपको उसका आइडिया रहेगा। तो ये जो होल टॉपिक चल रहा है, उस पर मैं आपका टेक जानना चाहूँगी कि आप एज अ राइटर, आपको क्या लग रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री लैक कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ में जब हम फिक्शनल स्टोरी की बात करते हैं, चाहे वो एक नॉवेल हो, किताब हो, चाहे वो एक फिल्म हो या शॉर्ट फिल्म हो या फिर वेब सीरीज हो, जब भी हम ऑथेंटिसिटी को छोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं होगा। जब भी हम कहानी को उस नजरिए से, उस तरीके से नहीं कहेंगे जहां की वो कहानी है, जब भी एक फिल्म फिल्मी होगी तो वर्क नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और फिल्म का की कहानी रियल होना जरूरी है, उस पे आप थोड़ा बहुत वो वाला मास चढ़ा दें एंटरटेनमेंट का, थोड़ा उसकी पैकेजिंग कर दें, थोड़ा उसको कमर्शियलाइज कर दें, चलेगा। लेकिन अगर पूरा ही वो हो जाएगा तो उसमें फिर आत्मा नहीं रही। तो जब आत्मा नहीं रहती तो फिर वो, उसे हम बॉडी कहते हैं, और आत्मा के साथ बॉडी होती है तो उसे हम इंसान कहते हैं। तो जो ह्यूमन स्टोरी है वो होना जरूरी है, एक इमोशन जो जाके दिल को छुए वो होना जरूरी है, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो हॉरर हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो इंसान के दिल तक पहुंचे। और वो जब भी होगी तो वो कंटेंट अगर आज ना भी चले तो वो 10 साल बाद कल्ट बन जाएगा कि यार वो फिल्म उस वक्त नहीं चली थी, लेकिन क्या फिल्म थी यार। ऐसी कई फिल्में, जैसे कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म तलाश है, आमिर खान सर की। वो फिल्म उस वक्त नहीं चली, लेकिन तलाश मुझे इतनी पसंद है। और अगर अब तो मैं फिर भी बता सकता हूँ क्यों पसंद है, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया था तब समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है कि अच्छा उसमें कुछ था जो सीधा आके ना दिल को टच करता था। तो मुझे लगता है कि जब भी हम कोर छोड़ेंगे, ऑथेंटिसिटी छोड़ेंगे, आत्मा छोड़ेंगे, तो वेरी वेल सेड। ऑल्सो मैं जानना चाहूँगी कि अभी सोशल मीडिया का ये जो पूरा चल रहा है ज़माना है, जिसमें सब कहीं ना कहीं उन्हें कंफर्म करना पड़ता है लोगों को कि मुझे एक सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए, और कहीं ऐसे भी लोग हैं जो लोग उस पर नहीं रहना चाहते, उनको अपनी लाइफ सबको बताना उनको सही नहीं लगता है। एंड आप
आप कंटेंट क्रिएशन में भी है, आप इतने अच्छे रील्स बना रहे हैं, आपका वो सब भी चल रहा है, एट द सेम टाइम आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं जी। तो एज अ होल आप ये सब करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कितना मुझे अपनी लाइफ को दिखाना है और कितना मेरी लाइफ को इंस्पायर करके मैं उसे अपने दूसरे कामों में ले जा सकता हूँ? मुझे लगता है ये तो सबका पर्सनल टेक होता है कि किसको अपनी लाइफ का कितना हिस्सा दिखाना है और Right. कितनी प्राइवेसी रखनी है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को दिखाते भी हैं, उनकी भी एक प्राइवेट लाइफ होती है। कोई भी अपनी पूरी लाइफ नहीं दिखाता है Of क्योंकि course. सबकी कोई ना कोई प्राइवेसी होती है और ऐसे ही हमारा भी है। लेकिन हमें शुरू से ही चाहे वो मुझे इंस्टाग्राम कॉमेडी रील्स बनाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि संतुष्टि मिल जाना, वो मिलता है मुझे करके बहुत ज़्यादा। जब मैं कंटेंट लिखता हूँ, जब मैं शूट करता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सोशल मीडिया जो है, वो बिल्कुल थिएटर का नया वर्ज़न है। जब मैं थिएटर करता था, तो उसमें सबसे अच्छी बात ये होती थी कि जब आप परफ़ॉर्म करते हो ना, तो आपको तुरंत रिएक्शन मिलता है। आपने डायलॉग मारा, तुरंत ताली बजेगी, तुरंत लोग हँसेंगे या तुरंत लोग बोलेंगे कि मज़ा नहीं आया। तो वो जो था ना, उसका एक नया रूप है सोशल मीडिया। आपने रील अपलोड की और तुरंत आपको कमेंट से और लाइक से पता चल जाएगा कि लोगों को पसंद आया। तो ये जो इंस्टेंट रिएक्शन है ना, लेकिन फिल्म्स और वेब सीरीज में क्या होता है, आप बनाते हो 2-3 साल तक वो बनता है, फिर वो रिलीज होता है, फिर आपने किस कंडीशन में कौन सा डायलॉग कब बोला था, उस पे आज ऑडियंस रिएक्ट कर रही है, तो बहुत लंबा समय हो जाता है। तो सोशल मीडिया का मुझे सबसे बड़ा फायदा ये लगता है कि आप अपनी आर्ट को दिखा सकते हो। अगर आप अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, तो आप कोशिश करो कि कोई जो आपके दिल से चीज़ आती हो, वो करो जिससे हो सकता है लोग इंस्पायर हों। कई बार लोग उसका गलत मतलब भी निकाल देते हैं। जैसे कि अगर कोई किसी गरीब की मदद करेगा, तो 2 तरह के लोग हैं। एक बोलेंगे आप दिखावा कर रहे हो कैमरे के लिए, और एक बोलेगा कि यार ये आदमी कर रहा है तो इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ। तो ये देखने का भी नज़रिया है, जो कि करने वाले भी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और देखने वाले भी कई बार गलत जज कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों पार्टी ठीक से समझेगी कि इस इंसान ने किया है, इससे क्या सीखा जा सकता है, और अगर किसी से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए और मॉनेटरी बेनिफिट के लिए किए जा रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ तो ऑडियंस को भी एक स्टैंड लेना चाहिए और उस इंसान को भी समझना चाहिए कि मैं कैसे इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। तो अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो किसी को, तो फिर बेसिकली आप कुछ ऐड नहीं कर रहे सोसाइटी में। और मैं जानना चाहूँगी कि जब आप ये सब कर रहे होते हैं, आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो इस दौरान कभी अगर आपके दिमाग में क्रिएटिव ब्लॉक आ गया, तो आप कैसे रिफ्रेश होते हैं और किस तरह से आप वेट करते हैं और फिर आप अपना काम फिर से रीस्टार्ट करते हैं? मैं एक्चुअली ना बहुत सारी चीज़ें करता हूँ इसीलिए, और मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो मैं इतनी जल्दी बोर हो जाता हूँ कि इसलिए मैं ना 5-6 चीज़ें साथ में करता हूँ। जैसे अगर मैं सुबह 6 बजे मैं लिखने बैठा, अभी मैं आई वेक अप एट 4:45, तो मैं अपना मॉर्निंग रूटीन करके, अपना जर्नल लिख के, मेडिटेशन करके, मैं डायरेक्टली सबसे पहले सुबह-सुबह इंस्टाग्राम रील्स लिखता हूँ, ताकि उससे एक वार्म अप हो जाए राइटिंग का। वो लिखते-लिखते अगर सडनली किसी दिन मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन रहने चाहिए लिस्ट में, कि मैं वर्कआउट करने जा सकता हूँ, वर्कआउट में मैं वेट लिफ्टिंग कर सकता हूँ, वेट लिफ्टिंग नहीं तो मैं रनिंग कर सकता हूँ, रनिंग नहीं तो मैं डांस कर सकता हूँ, और अगर डांस नहीं तो मैं जाके बैडमिंटन खेल सकता हूँ, मार्शल आर्ट्स कर सकता हूँ। तो मैं जब भी किसी चीज़ से जैसे ही बोर होने लगता हूँ ना, तो मैं 10-15 ऑप्शन तैयार रखता हूँ। लेकिन जिस चीज़ से मैं बोर हो रहा हूँ, जब अगली चीज़ करता हूँ, तो उसकी बिल्कुल ही ऑपोज़िट होनी चाहिए। जैसे मैं एयर राइफल शूटिंग भी करता हूँ, तो मैं एयर राइफल शूटिंग के लिए चला जाता हूँ, कब जाता हूँ, जब मैंने कुछ बहुत ऐसा काम किया हो जिसमें बहुत फिजिकल एनर्जी लगी हो, क्योंकि एयर राइफल शूटिंग बिल्कुल ही शांति का खेल है। आप शांत हो, पूरा शूटिंग रेंज शांत है, आपने 2 घंटे तक आप एक सेंटर पॉइंट पे फोकस कर रहे हो, निशाना लगा रहे हो, और आपका फ़ोन ऑफ है, आप एक जगह खड़े हो, आपकी बॉडी स्टिल है, आपका माइंड स्टिल है। और ये ठीक उसका उल्टा है जो मैंने इसके पहले किया, चाहे मैं डांस करके आया हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम ऑपोजिट करूँ, उससे क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं साइंटिफिकली गलत है सही है, कि उस हिस्से को दिमाग के एकदम से ब्रेक मिल जाता है और वो फिर से रिफ्रेश हो जाता है। ऑल्सो अभी मैं रिसेंटली आपका व्लॉग देख रही थी, जिसमें आप और संभावना गजराज जी के घर जाते हैं, दोपहर की स्क्रीनिंग वाला व्लॉग, जिसमें आप सब वहाँ है और सारे कास्ट मेंबर्स भी बैठे हैं, सब कोई है वहाँ पर।
तो कितना क्या एक्सपीरियंस था वो एक साथ बैठकर अपना शो देखना, जिसमें आप एक्ट भी कर रहे हैं, आप राइट कर रहे हैं, और पूरा कास्ट वहाँ पे, और कोई प्रेशर नहीं है प्रेस शो वाला या मीडिया वाला, बस आप एक घर में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो क्या एक्सपीरियंस था जो ब्लॉग में नहीं था? ऑफ कोर्स मैं बहुत जानना चाहूँगी। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। एक तो गजराज जी इतने शानदार होस्ट हैं, उन्होंने बोला घर पे लंच है, सबको आना है, पहले आप ये बता दो आप क्या क्या खाओगे, सबसे अलग अलग सबकी फरमाइश पूछिए। फिर उन्होंने एक मेन्यू कार्ड बनाया बड़ा सा, जिसपे लिखा है दुपहिया, और उसके नीचे जो डिशेस के नाम है वो है राजे अमावस, रोशनी एंड रोजेज, ऐसे ऐसे कैरेक्टर से रिलेटेड डिश के नाम हैं, ड्रिंक्स के नाम हैं, और वो उन्होंने सबको दिया है कि आपको क्या ऑर्डर करना है। और जब वहाँ बैठ के हमने एपिसोड देखा है अपना फाइनल एपिसोड, तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई कि जैसे कोई फैमिली साथ में बैठ के कुछ सेलिब्रेट कर रही हो, और सबका एक ही मोटिव है कि भाई मोमेंट को एंजॉय करना है, किसी चीज को जज नहीं करना, किसी चीज में कोई कमी नहीं निकालनी, हमारी चीजें हम मजे से देखेंगे और एंजॉय करेंगे इसको। और सब एक दूसरे को इतना अप्रिशिएट करते हैं दुपहिया की टीम में, जो मैंने देखा है, चाहे हमारी डायरेक्टर हो, वो हमेशा राइटिंग करते हैं, हम हमेशा कहते रहते हैं सोनम आपने क्या काम किया है। हमारी जो प्रोड्यूसर्स हैं दोनों, उन्होंने इतनी मेहनत की है इस शो पे, इतनी मेहनत की है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने और चिराग ने, एक्टर्स ने, मतलब एक्टर्स क्या बहुत देर ऑन बोर्ड आते हैं किसी भी शो में या फिल्म में, लेकिन उसके बाद भी वो इतने अपने बन गए कि ऐसा लगा कि हम तो 3 साल से इस शो पे काम कर रहे थे, ऐसा लगा वो भी हमारे साथ पहले 3 साल से थे, चाहे वो कोई भी हो। तो एकदम ये आई कैन कॉल इट दुपहिया फैमिली, और ये पहला दुपहिया है जिसमें आई थिंक 40-50 व्हील्स है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिव्या।